हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। अगर एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इवन इन एनसीईआरटी सिक्स्थ की एनसीईआरटी में भी कॉन्टिनेंट्स की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं दी गई है। बट जब हम एक वर्ल्ड मैप को इमेजिन करते हैं और हम उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक बड़ा लैंड मास जिसमें डेवलप्ड सीजन्स होंगे, क्लाइमेट में वेरिएशंस होगा एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ओके, सो अंटार्कटिका इज सच एन एक्सेप्शन, उसके लिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे स्विच करेंगे। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पे डेवलप्ड सीजन हो, क्लाइमेट में वेरिएशंस हो और अलग अलग चीज़ें भी हो, लाइक पर्वत हो, प्लेट्यूज हो, ठीक है, एंड प्लेन्स हो। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो हमें ये समझ में आता है कि एक लिथोस्फेरिक स्लैब है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि सर लिथोस्फेरिक स्लैब क्या है, व्हाट इज लिथोस्फेरिक स्लैब। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा ना, या जब हमारी क्लास होगी जिसमें हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे, जब हम उसमें क्रस्ट के बारे में बात करेंगे कि अर्थ में अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फेयर एंड क्रस्ट, तो जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट लिथोस्फेरिक स्लैब आप ये समझ के चलो, लिथोस लिथ से क्या समझ में आता है। लिथ का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो लिथ को बोलते हैं पत्थर। तो लिथोस्फेरिक स्लैब को अगर ट्रांसलेशन करें तो ये समझ में आता है कि एक पत्थर का स्लैब है, ठीक है। एक पत्थर का स्लैब है। अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो एक ऐसा पत्थर का स्लैब जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा हो। ये डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में और हॉटस्पॉट के बारे में, जब इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एस्थेनोस्फेयर, व्हाट इज़ लेथोस्फेयर, व्हाट इज़ क्रस्ट। बट ये समझ के चलिए कि एस्थेनोस्फेयर धरती के अंदर का वो सेक्शन है जिसके ऊपर एक चट्टान का स्लैब तैर रहा है, ठीक है। अब 7 कॉन्टिनेंट्स को इमेजिन करो कि अच्छा एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अच्छा ये पत्थर की चट्टानें हैं और कुछ तो एस्थेनोस्फेयर करके एक चीज़ है धरती के अंदर और ये सब उसके ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। आगे इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है लिथोस्फेरिक स्लैब विच इज नॉट सबमर्ज्ड इन ओशियंस। ओशियंस के अंदर सबमर्ज्ड नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट ओशियंस के अंदर हो सकता है। ये भी सारे डाउट्स आपको आगे जाके क्लियर होंगे, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि ऐसा ऐसा पत्थर का स्लैब जिसका कुछ पार्ट ओशियन के अंदर तो हो सकता है लेकिन पूरा सबमर्ज्ड नहीं है। उसके अंदर, ओशियन के अंदर, ये पत्थर का स्लैब बिल्कुल डूबा हुआ नहीं है, ये तैर रहा है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर और साथ में ओशियन के अंदर नहीं है, जिसकी जो क्रस्ट की चौड़ाई है, जो क्रस्ट की चौड़ाई है वो ओशियन क्रस्ट से ज़्यादा थिकर है, या थिकनेस में जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ओशियनिक क्रस्ट से थिक है। अब ये कैसे थिक है, क्यों थिक है, इसकी केमिकल केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इंटीरियर ऑफ अर्थ के लेक्चर में रहेगी। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक पत्थर का स्लैब एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है जिसकी थिकनेस, जिसकी थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा है, ये समझ में आता है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अगर इस बॉक्स को मैं मानूं कि ये एक वर्ल्ड मैप है और इसको इमेजिन करते हैं कि अच्छा एक नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, 2 नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, 3 नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, ध्यान लगा के विजुअलाइज करते हैं इस चीज़ को, तो हमें समझ में आता है कि ओके, 1 नंबर पे तो एशिया है। ये सर ने जो 1 नंबर लिखा है यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैप में तो देखा है, पॉलिटिकल मैप में भी देखा है और फिजिकल मैप में भी देखा है कि 1 नंबर पे तो एशिया है। और एशिया के वेस्ट में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो एशिया के वेस्ट में लगा हुआ क्या है, दैट इज यूरोप। अच्छा यूरोप है, यूरोप के नीचे क्या है, यूरोप के नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका।
अच्छा, अब सर ने बोला कि अच्छा ये 3 तो पता चल गए, ये 5वां 6वें नंबर पे कौन सा है? तो हम जब विजुअलाइज करते हैं तो पता चलता है ना कि यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक जैसे ही पार करते हैं, ये अटलांटिक ओशन हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और उसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिका है और सबसे नीचे 4 नंबर पे अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका के नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये उनकी प्लेस हो गई कि ये अर्थ में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है। एक वर्ल्ड मैप विजुअलाइज करो दिमाग में। अच्छा, एक नंबर पे एशिया है, एशिया के वेस्ट में यूरोप है, यूरोप के साउथ में अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ में जाए तो अंटार्कटिका है, अफ्रीका के वेस्ट में जाए तो साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में और यूरोप के वेस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका पड़ जाएगा। और अफ्रीका के अगर ईस्ट में देखें, एशिया के साउथ ईस्ट में देखें और अंटार्कटिका के नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट दी है एरिया वाइज, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इस लिस्ट को एक बार ध्यान से देखिए। मैंने ये लिस्ट बनाई है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है एरिया वाइज, कौन से नंबर पे आता है। तो हमें पता चलता है कि एशिया सबसे बड़ा है। फिर कई जगह आप सुनोगे एक वर्ड यूरेशिया करके, ठीक है। यूरेशिया इज नथिंग बट यूरोप एंड एशिया कंबाइंड। बट क्या था कि ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस यूरोप ने बोला कि नहीं, हमें एशिया से अलग होना है। तो मैं बताऊंगा जब हम लोग वर्ल्ड मैप भी पढ़ेंगे ना, तो कैसे यूरोप और एशिया अलग होता है, यूरल माउंटेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है उसमें। ठीक है, इस लिस्ट को हम देखें तो हमें समझ में आता है अच्छा एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। फिर हम चले जाते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो हमें पता चलता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है अंटार्कटिका और सिक्स्थ नंबर पे यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये लिस्ट एक बार आप गो थ्रू करें एंड देन इस लिस्ट को अभी यहीं रहने दीजिए। गो टू द नेक्स्ट लिस्ट जो हमारी पॉपुलेशन वाइज जो लिस्ट है कि किस कॉन्टिनेंट में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है। तो हमें पता चलता है अच्छा अगर एशिया को देखा जाए तो इंडिया और चाइना को मिला लें तो एशिया तो ऐसे ही सबसे आगे निकल जाता है। 1.4 बिलियन एंड 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो कंबाइंड 2.7 बिलियन तो यही पॉपुलेशन हो गई 8 बिलियंस में। अब समझ में आता है कि अच्छा व्हाट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद कौन है। देन उसके बाद आता है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज हैं और वहाँ पे बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एशिया के बाद अफ्रीका आता है और अफ्रीका के बाद यूरोप आता है। जस्ट डू नॉट मर्ज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द थर्ड पोजीशन बिकॉज यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में भी ऐसी 5 7 8 कंट्रीज हैं, बट यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो पॉपुलेशन वाइज यूरोप थर्ड नंबर पे आ जाता है, देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, देन कम्स साउथ अमेरिका, देन कम्स ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन इज अंटार्कटिका। इसमें तो कोई आई गेस डाउट होना नहीं चाहिए। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा कॉन्टिनेंट जो एरिया वाइज जो एरिया वाइज तो 6 नंबर पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज वो थर्ड नंबर पे आता है। आपके पास पीछे मैंने आपको दोनों लिस्ट दिखाई, याद करिए एरिया वाइज 6वें नंबर पे कौन सा आता है, 6th प्लेस पे कौन सा कॉन्टिनेंट है जो 6 नंबर पे आता है। सो दैट इज यूरोप, है ना। फर्स्ट इज एशिया, second is Africa, third one is North America, fourth one is South America, fifth one is Antarctica and sixth one is Europe. एरिया वाइज 6th नंबर पे यूरोप आता है, दैट इज यूरोप। पॉपुलेशन वाइज भी यूरोप थर्ड नंबर पे आता है। सो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे घुमा फिरा के कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है कि जो एरिया वाइज तो 5th नंबर पे आता है लेकिन पॉपुलेशन वाइज वो 7th नंबर पे आता है। तो इसका आंसर एंटार्क्टिका हो जाएगा।
समझे? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जैसे ये वर्ल्ड मैप को अगर हम कंसिडर करें कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट में आता है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साउथ अमेरिका के, ये रहा साउथ अमेरिका आपका, दिस वन इज साउथ अमेरिका। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट में आता है, तो दिस इज द साउथ। देखो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, इसके बीच का क्या हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एंटार्क्टिका मिलता है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो ये नॉर्थ हो गया अफ्रीका का, ये ईस्ट हो गया, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट। तो हमें पता चलता है कि अच्छा एशिया आता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन देखी, कोई भी जनरल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि बहुत बड़ा लैंडमास है जिसके पास लार्ज एरिया है, डेवलप्ड सीजन है, क्लाइमेट वेरिएशंस है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है, दैट इज अंटार्कटिका। बर्फ ही रहती है वहाँ पे 365 डेज। ओके, वहाँ पे भी समर होता है, लेकिन इन जनरल सेंस आई मीन इतना टेम्परेचर वेरिएंस नहीं आता है अंटार्कटिका में। तो हम थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे जाते हैं कि अच्छा एक पत्थर का स्लैब है, और एक पत्थर का बहुत बड़ा स्लैब है जो एस्थेनोस्फेयर नाम की चीज़ पे तैर रहा है। एस्थेनोस्फेयर मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स और इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। एक लिथोस्फेरिक स्लैब है जो सबमर्ज्ड भी नहीं है और पार्शियली सबमर्ज्ड भी नहीं है ओशंस में। मतलब लिथोस्फेरिक स्लैब का जो पार्ट है वो ओशंस के ऊपर है, ओशंस अलग है, लिथोस्फेरिक स्लैब से कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन लिथोस्फेरिक स्लैब उसके सबमर्ज नहीं है, उसमें सबमर्ज नहीं है, उसमें डूबा हुआ नहीं है। और ऐसा ऐसा लिथोस्फेरिक स्लैब जिसकी क्रस्ट जो है, जिसकी क्रस्ट जो है वो थिकर है ओशियनिक वन से, ओशियनिक क्रस्ट से चौड़ी है, थिकर है। फिर हमने थोड़ा विजुअलाइजेशन किया कि क्या पोजीशन है वर्ल्ड मैप पे सारे कॉन्टिनेंट्स की। देन हमने एरिया वाइज चेक किया कि अच्छा एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको यूरेशिया की भी कहानी बताई। पॉपुलेशन वाइज फिर हमने चेक किया कि अच्छा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में रहती है, तो एज यूजुअल एशिया ड्यू टू द हाई बर्थ रेट, second is Africa due to the high birth rate, Europe third one because there is a lot of countries, fourth one is North America, fifth one is South America, sixth one is Australia and seventh one is Antarctica. देन हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी चेक करे कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज आप उसको कंपेयर करें। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।